आप सभी को नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अब अपनी एग्ज़ाम को लेकर के आप जो है ध्यान लगा दिए होंगे। अपनी 100% अपना कैसे दिया जाए वो आप इस एग्ज़ाम को लेकर के अब काम कर रहे होंगे। इसी दिशा में आप जान रहे हैं आपकी कक्षाएं 20 फरवरी से लगातार नियमित हैं। कुछ कक्षाओं की नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचती है, इसके लिए ज़रूरी है कि आप यूट्यूब चैनल पर नियमित विजिट करते रहें। वहां पे आपको कक्षाओं के बारे में जानकारी मिल जाएगी जिस कक्षा का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचता है। इसके अतिरिक्त 1 से 10 मार्च तक का प्लानर आपको शेयर किया जा चुका है। उस प्लानर को देख लीजिए और उस आधार पे आप देख सकते हैं कि आपकी कौन सी कक्षा किस दिन देखने को मिल रही है। मेंस का ये सेशन है, आप जानते हैं सोमवार से शुक्रवार में ये होता है। कल शनिवार है तो कल आपका यह सेशन नहीं होगा। पिछले 2 दिन इसलिए सेशन नहीं हुआ था क्योंकि आप जानते हैं वर्कशॉप सेशन था, रवि सर का वर्कशॉप सेशन था, तो इस वजह से आपका ये सेशन नहीं हो पा रहा था क्योंकि उसकी भी टाइमिंग रात्रि 8 बजे की थी। तो आज क्योंकि वर्कशॉप सेशन नहीं है इसलिए आपको ये क्लास मिल रही है। अब ईमानदारी से आपको इसको लेकर के चलना है, अच्छे से देखना है। इसमें 69th बीपीएससी मेंस के प्रश्न पत्र का हम अध्ययन कर रहे थे और इसका जो सेक्शन 1 होता है इसका हमने अध्ययन किया था और इसी के अंतर्गत कुछ और प्रश्न बचे थे। अब हमारा जो रूटीन है, आज से जो हमारा रूटीन है उसमें क्या है कि डेली एक प्रश्न हम 69th बीपीएससी का देखेंगे, साथ ही साथ हम एक टॉपिक लेकर चलेंगे जो है साइंस टेक और इकोनॉमिक्स। इनके किस प्रकार से प्रश्न पूर्व में पूछे गए हैं या नेक्स्ट एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसको लेकर के हम यहाँ पे काम करेंगे। मतलब जो अभी हम शुरुआत करने जा रहे हैं वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी साथ ही साथ अर्थव्यवस्था से शुरुआत करने जा रहे हैं, क्योंकि ये 2 सेक्शन एक आप कह सकते हैं ऐसा सेक्शन है जहाँ पे आप अन्य छात्रों पर बढ़त बना सकते हो, क्योंकि इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, राज्य व्यवस्था हो गया, बिहार राज्य विशेष हो गया। इसमें क्या है कि यदि किसी की रैंक 1 आई होगी तो यदि मान लो उसको उदाहरण के तौर पे 100 नंबर हैं तो जो बॉटम में होगा ना उसको भी यहाँ पे 80 से 90 नंबर मिला हो। तो कहने का मतलब यहाँ ज़्यादा अंतर नहीं होता है क्योंकि इसको तो फिक्स टॉपिक है, हर कोई कर ले जाता है। समस्या कहाँ पे आती है? इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन में आती है, विज्ञान प्रौद्योगिकी वाले सेक्शन में आती है। इसलिए आज से जो ज़्यादातर फोकस हमारा रहेगा, सबसे पहले इसके 100% टॉपिक को कंप्लीट करें हम, उसके बाद किसी दूसरे सब्जेक्ट पर हम जाएंगे। साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बोला कि डेली बेसिस पे हम एक प्रश्न जो है 69th बीपीएससी का हल करते हुए चलेंगे। अब कौन कौन से टॉपिक आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि साइंस एंड टेक, ठीक है, साइंस एंड टेक। अब इसमें बात आती है कि भैया टॉपिक कौन कौन से आते हैं। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं ये आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये टॉपिक आपकी पुस्तकों में दिए नहीं होते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो है ऊर्जा और प्रौद्योगिकी, ऊर्जा एवं प्रौद्योगिकी, ठीक है, ऊर्जा एवं प्रौद्योगिकी। दूसरा जो टॉपिक देखने को मिलता है वो है अंतरिक्ष, ठीक है। तीसरा टॉपिक देखने को मिलता है रक्षा। चौथा टॉपिक देखने को मिलता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं रोबोटिक्स, एवं रोबोटिक्स, ठीक है। अगला है नैनो प्रौद्योगिकी, नैनो प्रौद्योगिकी। नैनो प्रौद्योगिकी के बाद अगला आता है स्वास्थ्य, ठीक। स्वास्थ्य के बाद अगला आता है सूचना एवं संचार, सूचना एवं संचार, ठीक है। ये आपके आप कह लीजिए टॉपिक हैं। कितने टॉपिक आए विज्ञान प्रौद्योगिकी में? 1 2 3 4 5 6 7 टॉपिक। नंबर ऑफ टॉपिक जो हैं कितने देखने को मिले? 7 टॉपिक आपको देखने को मिलते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी में। अब ये 100 टॉपिक जो हैं इनके अंतर्गत कई सारे सब टॉपिक हैं और उन सबको यदि हम मिला लेते हैं तो आप मान के चलिए 35 से 40 टॉपिक आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, सब मिला के। तो ये टॉपिक हो गए, 35 से 40 सब टॉपिक आपको देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे जो हम शुरुआत कर रहे हैं, ये सबसे पहले जो हम शुरुआत करेंगे वो करेंगे सूचना एवं संचार से, क्योंकि ये जो टॉपिक है यहाँ से लगातार प्रश्न पूछे गए हैं, लगातार आपकी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। इसलिए हमारी शुरुआत सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से आपको देखने को मिलेगी। अब इसका कौन सा प्रश्न हम डिस्कस करेंगे? सबसे पहले
प्रश्न नोट कर लीजिएगा, इस पर आप थोड़ा सा लिख कर आइएगा, ठीक है। विगत वर्षों का प्रश्न है, इस पर थोड़ा सा लिख कर आइएगा और अपना थोड़ा सा, क्योंकि क्या है ना, यदि पहले आप दिमाग लगाओगे, पहले से आप मेहनत स्वयं से करके आते हो और उसके बाद जो कमी रहती है वो हम पूरा करके इसको 100% तक पहुंचा देते हैं, तो इसका ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो इसलिए प्रश्न पहले आपको दिया जा रहा है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इसको कम से कम पढ़ के इस टॉपिक को आइएगा। जैसे प्रश्न है, विद्युत खपत की बढ़ती मांग, नोट कर लीजिएगा, विद्युत खपत की बढ़ती मांग, विद्युत खपत की बढ़ती मांग एवं घटते पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों, घटते पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के कारण, देश वर्तमान में विद्युत ऊर्जा की कमी से जूझ रहा है। देश वर्तमान में विद्युत ऊर्जा की कमी से जूझ रहा है, ठीक है। विद्युत खपत की बढ़ती मांग एवं घटते पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के कारण देश वर्तमान में विद्युत ऊर्जा की कमी से जूझ रहा है, ठीक है। आगे, इस विकट ऊर्जा खपत मांग को, इस विकट ऊर्जा खपत मांग को नियंत्रित करने के लिए, इस विकट ऊर्जा खपत मांग को नियंत्रित करने के लिए वर्तमान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी द्वारा प्रदत्त माध्यमों का विस्तार से वर्णन कीजिए, ठीक है। ये आपका प्रश्न है। विद्युत खपत की बढ़ती मांग एवं घटते पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के कारण देश वर्तमान में विद्युत ऊर्जा की कमी से जूझ रहा है। इस विकट ऊर्जा खपत मांग को नियंत्रित करने के लिए वर्तमान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी द्वारा प्रदत्त माध्यमों का विस्तार से वर्णन कीजिए। अब इसमें लिखना कैसे है? सबसे पहले परिचय आप लिखोगे। सबसे पहले क्या लिखोगे? परिचय आप लिखोगे। और परिचय में किन चीज़ों का जिक्र करोगे? विद्युत के उपयोग को बताते हुए। जानते हैं आप कि विद्युत का उपयोग कहाँ होता है, तो सबसे पहले आप विद्युत का उपयोग बताएंगे, ठीक है। विद्युत का उपयोग बताते हुए अपने उत्तर की शुरुआत करेंगे। इसके बाद मुख्य भाग की जब बात आते हैं तो बढ़ती मांग और उसकी खपत, जो खपत हो रही है और जो मांग है उसका जिक्र आप करते हैं, ठीक है। और मुख्य भाग में ही जैसे मुख्य भाग है ये, तो इसको दो भाग में कर लीजिएगा। सेकेंड भाग में आपको क्या लिखना है कि विद्युत ऊर्जा के जो परंपरागत स्रोत हैं और स्रोतों से संबंधित जो समस्याएं हैं, विद्युत ऊर्जा के परंपरागत जो स्रोत हैं उनसे जो समस्याएं हैं उनका जिक्र आप करोगे और समस्याओं के समाधान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की जो भूमिका है उसका जिक्र करोगे और उसके बाद फिर आप निष्कर्ष लिखोगे। सबसे पहले क्या बताना है? विद्युत की बात हो रही तो विद्युत का उपयोग बताते हुए अपने उत्तर की शुरुआत करनी है। मुख्य भाग में खपत और मांग का उल्लेख करना है। इसके ही बाद आप जो समस्याएं हैं
पारंपरिक जो स्रोत रहे हैं, जो समस्याएं वो फेस कर रहे हैं जिसके कारण वो समाप्त हो रहे हैं, उसका जिक्र आप करते हो। और समस्याओं के निदान में, क्योंकि आप देख रहे हो कि बोला गया समस्याओं के निदान में विज्ञान प्रौद्योगिकी द्वारा दिए गए माध्यमों, तो समस्या के निदान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी द्वारा जो माध्यम दिए गए हैं उनका वर्णन आप करोगे और फिर आप निष्कर्ष लिखोगे। और 38 अंक का ये प्रश्न है, तो प्रयास करिएगा कम से कम 450 से 500 शब्द इसमें लिखे जाएं। ये आपको अनिवार्य रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये तो बात हो गई मुख्य परीक्षा के संदर्भ में, जिसके लिए ज़ोर शोर से हम कल से चर्चा करेंगे, कल से इस संदर्भ में हम लगेंगे। ठीक है, अब टॉपिक आपको बता दिया और आपको बता दिया कि डेली बेसिस पर जो 69th बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है उसके एक प्रश्न पत्र को हम लेकर चल रहे हैं और उसी से जुड़े हुए प्रश्नों को हम हल कर रहे हैं। आज दूसरी तरफ हम बढ़ते हैं अब, क्योंकि आप जानते हैं इस सेशन में मेंस को लेकर के तो हम बात करते ही हैं, मेंस के साथ साथ यहीं पर बिहार स्पेशल की भी बात करते हैं, बिहार राज्य विशेष की बात करते हैं। पिछली जो हमारी कक्षा हुई थी वहाँ पे बिहार को हमने देखा था, समग्रता से हमने देखा था, एक प्रकार से आप कह लीजिए जो फैक्ट ओरिएंटेड चीज़ें थी वो हम देख रहे थे और हमने साक्षरता तक की बात की थी, हमने साक्षरता तक की बात की थी। आज हम आगे बढ़ते हैं, साक्षरता के आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिहार की राजकीय भाषा की। बिहार की राजकीय भाषा, बिहार की राजकीय भाषा की बात करें तो हिंदी जो है ये बिहार की राजकीय भाषा है। द्वितीय राजभाषा की बात करें तो याद रखिएगा उर्दू, उर्दू बिहार की द्वितीय राजभाषा है। और बिहार दिवस यदि आपसे पूछ लिया जाए, बिहार दिवस यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को बिहार अपना स्थापना दिवस मनाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यदि आपसे पूछ लिया जाए डॉल्फिन दिवस, क्योंकि डॉल्फिन का संबंध आप जानते हैं बिहार से है, तो डॉल्फिन दिवस की जब हम बात करते हैं तो डॉल्फिन दिवस याद रखिएगा 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके साथ साथ आप जानते हैं यदि आपसे पूछ लिया जाए सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, बिहार के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, बिहार के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले। अब बिहार के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों में एक होता है घटते क्रम में, और एक हो गया बढ़ते क्रम में। तो बिहार के जनसंख्या वाले जिले, सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले जो हैं वो घटते क्रम में यदि हम बात करें, सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो जिले हैं उनके घटते क्रम में बात करें तो पटना हो गया, पटना की जनसंख्या सर्वाधिक है। पटना के बाद हम बात करें तो पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण के बाद तीसरे स्थान पे आता है मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर, और मुजफ्फरपुर के बाद अगला आता है मधुबनी। ठीक है, ये क्या हो गए? घटते क्रम में हो गए। ठीक है, बढ़ते क्रम में यहां से लिख दो मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पटना। ये तो बात हो गई सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले। न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों की मैं बात करूं बिहार में, न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले, न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों की बात करें तो न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों में सबसे पहले शेखपुरा, ठीक है, शेखपुरा के बाद शिवहर, शिवहर के बाद अरवल, अरवल के बाद फिर है लखीसराय। अभी क्या है याद रखिएगा, ये न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले हैं, बढ़ते क्रम में हैं। मतलब सबसे कम जनसंख्या किसकी है? शेखपुरा की है। सबसे ज़्यादा किसकी है? लखीसराय की है। इस संदर्भ में याद रखना न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले की बात। फिर बात आती है सर्वाधिक जनघनत्व वाले 4 जिले, सर्वाधिक जनघनत्व, सर्वाधिक जनघनत्व वाले
4 जिले। सर्वाधिक जनघनत्व वाले 4 जिले में बात करूं तो ये जिले हैं घटते क्रम में, याद रखिएगा। घटते क्रम में यदि मैं बात करूं तो याद रखिएगा सर्वाधिक जनघनत्व वाले 4 जिले शिवहर के बाद पटना, पटना के बाद अगला आता है दरभंगा, और दरभंगा के बाद आता है आपका वैशाली। ठीक है, ये तो हो गया सर्वाधिक जनघनत्व वाले 4 जिले। न्यूनतम जनघनत्व वाले 4 जिले। न्यूनतम जनघनत्व वाले 4 जिलों की बात करें तो पहला आता है कैमूर, जमुई के बाद बांका के बाद पश्चिमी चंपारण। ठीक है, कैमूर, जमुई, बांका, पश्चिमी चंपारण, ये कौन सा क्रम है? बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो न्यूनतम जनघनत्व वाले जो जिले हैं बढ़ते क्रम में कैमूर, जमुई, बांका और पश्चिमी चंपारण है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगला आता है सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिलों की जब मैं बात कर रहा हूं तो आप जानते हैं पश्चिमी चंपारण है आपका। पश्चिमी चंपारण का जो एरिया है वो आप कह सकते हैं सबसे ज़्यादा है। गया का जो एरिया है ये दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा है। तीसरे स्थान पे आता है पूर्वी चंपारण, और चौथे स्थान पे आता है रोहतास। ठीक है, ये हो गए सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले। किस क्रम में? घटते क्रम में, घटते क्रम में। ठीक है, अगला है न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिले। न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिले। न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिलों की जब मैं बात करूं, ठीक है, न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिले तो यहाँ पे याद रखना है बढ़ते क्रम में। न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिले बढ़ते क्रम में, तो सबसे पहले आता है शिवहर, शिवहर के बाद अरवल के बाद आता है शेखपुरा, और शेखपुरा के बाद आता है लखीसराय। ठीक है, न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिले बढ़ते क्रम में शिवहर, अरवल, शेखपुरा और लखीसराय। आगे बढ़ते हैं, फिर बात आती है सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले की बात करें तो ये घटते क्रम में दिए गए हैं। तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ पे है? यह है गोपालगंज में। ठीक है, सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है? गोपालगंज में। दूसरे स्थान पे है सिवान, और तीसरे स्थान पे है सारण। ठीक है, न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें बिहार में, न्यूनतम लिंगानुपात की जब हम बात करते हैं, न्यूनतम लिंगानुपात की बात करते हैं तो हालांकि आप जानते हैं कि ज़्यादातर जो पूछा जाता है वो सर्वाधिक लिंगानुपात ही पूछा जाता है, तो इसी को याद रखिए, बाकी इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि जितना कम याद रखोगे उतना अच्छा है, जितना कम हमें रटने को होगा तो उतना अच्छा है। जैसे मैं 4 जिले बताया हूँ तो एक एक भी याद रखोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, अब सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिलों की बात करते हैं। साक्षरता दर जो है वो सर्वाधिक कहाँ पे है? साक्षरता दर सर्वाधिक कहाँ पे है? तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा जो साक्षरता दर है वह है रोहतास में। रोहतास में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। रोहतास के बाद दूसरे नंबर पे आता है पटना, और तीसरे नंबर पर आता है भोजपुर। तो सबसे ज़्यादा जो साक्षरता की बात करें तो रोहतास का नंबर आता है। न्यूनतम साक्षरता की यदि मैं बात करूं, न्यूनतम साक्षरता वाले ज़िले तो पूर्णिया आता है आपका, पूर्णिया,
ठीक है, सीतामढ़ी, ठीक है, और कटिहार। और ये क्रम कौन सा है, ये बढ़ते क्रम में है, ठीक है। जो न्यूनतम वाला रहा है वो बढ़ते क्रम, और जो सर्वाधिक वाला रहा है वो है घटते क्रम में, यह जरूर याद रखिएगा, ठीक है। इसके साथ साथ न्यूनतम साक्षरता हो गया पूर्णिया। सर्वाधिक महिला साक्षरता पूछा जाता है कहाँ पे है, सर्वाधिक महिला साक्षरता, सर्वाधिक महिला साक्षरता, तो याद रखिएगा सर्वाधिक महिला साक्षरता की बात करें तो वह भी देखने को मिलता है रोहतास में, मतलब साक्षरता की बात आए तो रोहतास आपको पकड़ लेना है, ठीक है। निम्नतम महिला साक्षरता की बात करें, निम्नतम महिला साक्षरता की बात करें तो सहरसा याद रखना है, सहरसा, ठीक है। राज्य में यदि आपसे पूछ लिया जाए कि लोकसभा की सीटें कितनी हैं, लोकसभा की जो सीटें हैं राज्य में कितनी हैं, तो याद रखिएगा 40 सीटें लोकसभा की हैं। लोकसभा में अनुसूचित जाति है तो आरक्षित सीटें कौन सी हैं यदि आपसे पूछ लिया जाए, ये याद रखिएगा, तो 6 सीटें हैं जो अनुसूचित जाति SC के लिए आरक्षित हैं। कौन कौन सी, पहला आता है गोपालगंज, लोकसभा की गोपालगंज जो सीट है यह अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। गोपालगंज के बाद आता है हाजीपुर, ठीक है, हाजीपुर के बाद आता है समस्तीपुर, ठीक है, समस्तीपुर SC के लिए आरक्षित है। समस्तीपुर के बाद आता है जमुई, ठीक है, जमुई के बाद आता है गया, और गया के बाद आता है सासाराम। तो याद रखना है ये 6 सीटें हैं जो लोकसभा की हैं और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। राज्यसभा की सीटों की बात करें तो राज्यसभा की राज्य में 16 सीटें हैं। विधानसभा की सीटों की बात करें तो विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं, और विधानसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटें कितनी हैं, तो 38 सीटें हैं जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, तो 2 सीटें हैं जो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं विधानसभा में। ये कौन कौन सी हैं विधानसभा में जो 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं, पहला है कटोरिया, ठीक है, और दूसरी सीट है मनिहारी। कटोरिया और मनिहारी सीट है ये अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि क्या बिहार में विधान परिषद भी है, तो आप बताएंगे जी हाँ, बिहार में विधान परिषद भी है। और बिहार में जो विधान परिषद है उसकी जब बात करते हैं सीटें कितनी हैं, तो याद रखिएगा 75 सीटें आपको देखने को मिलती हैं। राज्य की विधायिका क्या है, द्विसदनीय है क्योंकि दोनों सीटें हैं, ठीक है। बिहार में यदि प्रमंडल पूछा जाए, प्रमंडल कितने हैं, तो याद रखिएगा बिहार में कुल 9 प्रमंडल हैं। बिहार में जिले पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा 38 जिले बिहार में देखने को मिलते हैं, ठीक है। बिहार में कितने तहसील हैं या अनुमंडल हैं, तो 101 तहसील बिहार में देखने को मिलती है, ठीक है। क्या बिहार राज्य में कोई उच्च न्यायालय है, जी हाँ, उच्च न्यायालय की जो खंडपीठ है वो पटना में है, तो पटना उच्च न्यायालय देखने को मिलता है। क्या कोई नेशनल पार्क है बिहार में, जी हाँ, एक नेशनल पार्क एकमात्र है जिसका नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क, या वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी है ये, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, तो दोनों चीज़ याद रखिएगा, बिहार में एक ही नेशनल पार्क और एक ही टाइगर रिजर्व है, हालांकि दूसरा टाइगर रिजर्व अधिसूचित किया जा रहा है, ठीक है। सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है बिहार का, रट जाइएगा, सर्वाधिक गर्म जिला है गर्म से गया। सर्वाधिक ठंडा जिला कौन सा है, तो ये भी है गया, तो गया सबसे गर्म और सबसे ठंडा जिला है। सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो सबसे कम वर्षा कहाँ पे है, तो सबसे कम वर्षा वाला जो जिला है याद रखिएगा वो है औरंगाबाद। औरंगाबाद सबसे कम वर्षा वाला जिला है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे है, तो सर्वाधिक वर्षा याद रखिएगा किशनगंज में है, ठीक है, किशनगंज में सर्वाधिक वर्षा देखने को मिलती है। क्या यहाँ पे कोई सिंचाई परियोजना चल रही है, जी हाँ, गंडक सिंचाई परियोजना इस राज्य में संचालित हो रही है, इसको भी याद रखने की जरूरत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बिहार से जुड़ी हुई कुछ फैक्ट हम और देख लेते हैं, जैसे इतिहास के संदर्भ में बिहार की जब हम बात करते हैं
तो आप जानते हैं बिहार में कई सारे प्रागैतिहासिक स्थल भी हैं। प्रागैतिहासिक स्थल ये भी बिहार में आपको देखने को मिलते हैं। और बिहार में जब हम बात करते हैं तो बिहार में ऐतिहासिक स्थल भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, मतलब बिहार में प्रागैतिहासिक स्थलों के साथ साथ ऐतिहासिक स्थल भी आपको देखने को मिलते हैं। प्रागैतिहासिक स्थल में कौन कौन से, जैसे चिरांद क्या है, प्रागैतिहासिक स्थल है। मुंगेर, ठीक है, चेचर, चेचर या वैशाली, सोनपुर, सोनपुर के साथ मनेर, मनेर या ये पटना में है, ठीक है, राजगीर, ठीक है, नालंदा, पाटलिपुत्रा, ठीक है, बराबर की पहाड़ियाँ, ये सभी क्या हैं, ये सभी प्रागैतिहासिक स्थल हैं। ठीक है, अब यदि मैं बात करूं यहाँ पे कि भाई ऐतिहासिक स्थल कौन कौन से हैं, तो प्राचीन पाषाणकालीन स्थल यहाँ पे हैं। प्राचीन पाषाणकालीन, प्राचीन पाषाणकालीन स्थल कौन कौन से हैं, जैसे मुंगेर हो गया, ठीक है, मुंगेर के बाद नालंदा हो गया और कैमूर हो गया। ये सभी क्या है, प्राचीन पाषाणकालीन स्थल है। मध्य पाषाणकालीन स्थल कौन कौन से हैं, मध्य पाषाणकालीन स्थल, तो मध्य पाषाणकालीन स्थल में जैसे मुंगेर, नालंदा पुनः आ जाता है यहाँ पे, नवादा आ जाता है और जमुई आ जाता है। ठीक है, यदि हम बात करें नौ पाषाणकालीन स्थल की, नौ पाषाणकालीन स्थल की बात करूं तो नौ पाषाणकालीन स्थल कौन कौन से हैं, चिरांद, ठीक है, श्वेतपुर, ठीक है, इसके साथ साथ सेनुआर, ठीक है, मनेर। तो कई बार परीक्षाओं में क्या पूछा जाता है, इन्हीं स्थलों के बारे में पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल है जो प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल है जो ऐतिहासिक काल से संबंधित है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल है जो प्राचीन पाषाणकालीन स्थल है। तो इनके नाम हमें पता होना चाहिए, इसलिए इसकी हम बात कर रहे हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा, मतलब सोमवार को जब हम मिलेंगे, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे। कैसे क्वेश्चन देखेंगे, जो अभी तक हमने टॉपिक समाप्त किया है, बिहार का जो समग्र अध्ययन अभी तक हमने किया है, फैक्ट ओरिएंटेड जो समग्र अध्ययन है, इससे जुड़े हुए जो प्रश्न बनते हैं उनकी हम बात करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ जिसका जवाब आपको देना है, निम्नलिखित स्थलों में से, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आपको देना है। निम्नलिखित स्थलों में से, निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल, कौन सा स्थल प्राचीन पाषाणकालीन, प्राचीन पाषाणकाल, प्राचीन पाषाणकाल से संबंधित नहीं है। कमेंट बॉक्स में इसका जवाब मुझे चाहिए, संबंधित नहीं है। ठीक है, अब इसमें विकल्प क्या हैं, ए मुंगेर, बी नालंदा, सी मनेर और डी मुंगेर हो ही गया, कैमूर। अब आपको बताना है कैमूर मतलब कैमूर की पहाड़ी, इनमें से कौन सा है जो प्राचीन पाषाणकालीन स्थल नहीं है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे। ये आज का होमवर्क है। ठीक है, अब आप में से बहुत सारे लोग हैं बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं टारगेट वीडियो की, जो कि हमारा लगातार चल रहा है, इस पे आपका कोई अपडेट नहीं होता है। ठीक है,
आप डेली बेसिस पे क्या कर रहे हो, टेलीग्राम जो ग्रुप है वहाँ शेयर करना होता है, वहाँ भी कोई अपडेट नहीं होता है। सिर्फ आप बीच बीच में जग जाते हो और फिर आप कहते हो कि कक्षाएं नहीं मिल रही हैं, ये छूट गया। तो प्लीज़ पहले आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाइए, उसके बाद से आप देखेंगे कि आप में बदलाव देखने को मिलेगा। पिछली बार आप में से जितने भी लोगों ने टारगेट वीडियो को कंप्लीट किए रहे होंगे, आपको देखने को मिला होगा, आपको 100% आउटपुट आपके इस टारगेट वीडियो का मिला रहा होगा। तो प्लीज़ इसको देखिए, यहाँ से निश्चित तौर पर आपको बहुत बेहतर रिजल्ट आने वाले समय में देखने को मिलेगा। तो यहीं पर अपनी चर्चा को विराम देता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मिलते हैं सोमवार को इस सेशन में।